गुड मॉर्निंग बच्चों। समाजशास्त्र में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये जाना कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग समाज क्या है इसको विस्तार से जानेंगे, क्योंकि समाज जो है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। यानी समाजशास्त्र क्या था? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो जब तक हम समाज को नहीं जानेंगे तब तक समाजशास्त्र को नहीं जान पाएंगे। तो समाज सामान्य अर्थों में या आम जानकारी में लोग किसको समझते हैं? सामान्य बोध में हम समाज को क्या समझते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह जहाँ पर होता है उसी को समाज कहते हैं। इसे ही सामान्य बोध में समाज समझते हैं। जैसे महिला समूह को महिला समाज कह देते हैं, हिंदू समाज को, आर्य समाज को, इन लोगों को यानी व्यक्तियों के एक संगठन को या व्यक्तियों के एक समूह को हम समाज समझते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज का एक विस्तृत और गूढ़ अर्थ होता है जो कि सामान्य बोध से एकदम अलग होता है। बच्चों, समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। यानी कि व्यक्तियों का समूह नहीं है समाज, क्या है? इन व्यक्तियों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं समाज। मैकाइवर पेज ने जैसा कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी हमारा समाज किससे बना है? सामाजिक संबंधों के एक नेटवर्क से बना है, जाल से बना है। ऐसा क्यों कहा गया है इसको भी आइए समझते हैं। क्योंकि बच्चों, आप ये सब जानते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से बंधा हुआ होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है कुछ देर बाद उसे क्या आवश्यकता होती है? भूख की। भूख लगती है, वो रोता है, उसको अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो उसकी आवश्यकता कौन पूरा करता है? उसका परिवार, उसकी माँ। तो यहाँ पर बच्चे और माँ के बीच में जो एक अदृश्य संबंध स्थापित हो रहा है इसी को कहा जाता है समाज। जब व्यक्ति और बड़ा होता है उसको और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए वो हमारे समाज के अन्य लोगों से जुड़ता है। जैसे अगर उसको शिक्षा की ज़रूरत है तो किसी विद्यालय से जुड़ेगा, शिक्षकों से जुड़ेगा, वहाँ पर उसका साथ समाज का निर्माण होगा। अपने सहपाठियों से जुड़ेगा, कक्षा में जाएगा, वहाँ पर उसका समाज का निर्माण होगा। और बड़ा होगा, वो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को सीखेगा, वहाँ से उसका समाज का निर्माण होगा। यानी व्यक्ति के जीवन भर विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज की विभिन्न इकाइयां, चाहे जैसे आर्थिक इकाइयां, राजनीतिक इकाइयां, सांस्कृतिक इकाइयां, पारिवारिक और सामाजिक, ये सभी इकाइयां मिलकर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और इन सभी इकाइयों का आपस में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध बनता जाता है।
इसी संबंधों के जाल को, इसी संबंधों के नेटवर्क को समाज कहा जाता है। इस संबंधों को बच्चों आप लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये अमूर्त होते हैं। तो एक परिभाषा देखते हैं बच्चों कि मैकाइवर पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायताओं और अनेक समूहों और विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं की व्याख्या है। इस सतत परिवर्तनशील व्यवस्था को समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और ये सदैव परिवर्तनशील रहता है। ये परिभाषा किसने दिया है? मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर पेज ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करता है और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं बच्चों समाज का आधार क्या है। मैकाइवर पेज की इसी परिभाषा के आधार पर हम समाज के आधारों का वर्णन कर सकते हैं। तो समाज के प्रमुख 7 आधार हैं। पहला आधार है रीतियाँ। पहला आधार क्या है? रीतियाँ। रीतियाँ किसे कहते हैं? जैसे हर समाज की अपनी अलग रीतियाँ होती हैं, जैसे खान पान, भाषा, बोली, धर्म, विवाह। जैसे अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ के खान पान अलग होगा, बोली भाषा अलग होगी, वहाँ का विवाह करने का तरीका अलग होगा। ये रीतियाँ जो होती हैं क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर बदलती रहती हैं। तो यही रीतियाँ हमारे समाज के निर्माण के लिए एक आधार का कार्य करती हैं। यानी इन्हीं सब आधारों के आधार पर एक सामाजिक संबंध स्थापित होता है और समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कार्यप्रणालियाँ। कार्यप्रणालियाँ क्या हैं? इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारा समाज में हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। जैसे एक डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, सफाई कर्मी की, श्रमिक की, अध्यापक की, इन सभी की हमारे समाज में आवश्यकता है। और ये सारी आवश्यकताएं कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति की कार्यप्रणालियाँ अलग अलग होती हैं और इन्हीं कार्यप्रणालियों के आधार पर सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण होता है। अगला आधार है बच्चों समाज का अधिकार। यानी हमारे समाज में हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हीं अधिकारों के आधार पर सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारे माता पिता को या बड़े बुज़ुर्गों को अधिकार हैं कि हमारे घर को वो व्यवस्था को चलाएंगे। उसी तरह हमारे राज्य में किसको अधिकार है? हमारी सरकार को। यानी इनके बनाए हुए नियमों को हर व्यक्ति पालन करता है क्योंकि ये लोग को अधिकार प्राप्त होता है नियम बनाने का। इस आधार पर समाज का निर्माण होता है। अगला आधार है समाज का पारस्परिक सहयोग। यानी
समाज का हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे सहयोग होता है? जैसे मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप किससे मांगेंगे? आपको बुक खरीदना है तो आप किससे मांगेंगे, सहयोग लेंगे? अपने परिवार से। तो ये इस प्रकार का जो सहयोग होगा वो प्रत्यक्ष सहयोग होगा। अप्रत्यक्ष सहयोग क्या है? जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप अपने घर में बैठ कर के आप अपनी शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। अगला आधार है समाज का स्वतंत्रता, यानी हमारे समाज में का निर्माण या समाज का विकास तभी होगा जब व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता हो, चाहे विचारों की स्वतंत्रता हो, चाहे व्यवसाय की स्वतंत्रता हो। जब तक ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा। नेक्स्ट आधार है मानव व्यवहार का नियंत्रण, यानी कि हमारा समाज जो होता है मानव व्यवहार का नियंत्रण, यानी मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करके ही समाज बनता है। नेक्स्ट है समूह तथा विभाग, यानी समाज के निर्माण के लिए समूह की आवश्यकता है। जब तक समूह नहीं होंगे उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों ये थे समाज के निर्माण के लिए कुछ आधार। अब बच्चों हम लोग समाज की विशेषताएं समझते हैं, समाज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता समाज की होती है कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब जो अभौतिक हो। अभौतिक का जैसे बच्चों बुक को है आप लोग छू सकते हो, पेन को छू सकते हो, तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? मूर्त। लेकिन सामाजिक संबंधों को आप छू नहीं सकते हो, यानी आपके दोस्त के साथ कैसे संबंध हैं इसको आप छू करके नहीं देख सकते हो। इसीलिए सामाजिक संबंधों से बने समाज को अमूर्त कहा जाता है। दूसरी विशेषता समाज की है सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, यानी ये व्यक्तियों का समूह नहीं है। किसकी व्यवस्था है? सामाजिक संबंधों की। और ये संबंध किस आधार पर बनते हैं? आवश्यकता के आधार पर। अगली विशेषता है समाज सहयोग एवं संघर्ष पर आधारित होता है, यानी आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये जान के कि एक ही समाज में सहयोग और संघर्ष कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा समाज सहयोग और संघर्ष पर ही टिका हुआ है। जैसे आप परिवार से लेकर बाहर कहीं भी जाइए, देखिए आप जहाँ भी समाज का निर्माण हो रहा है वहाँ पर सहयोग जरूर है। वो सहयोग प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे आपको जो परिवार से सहयोग मिलता है वो प्रत्यक्ष है, पति पत्नी के जो सहयोग होते हैं वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ये सब अप्रत्यक्ष सहयोग है। उसी तरह से हमारे समाज में संघर्ष भी पाए जाते हैं। संघर्ष भी दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने होकर लड़ते हैं, इस तरह के संघर्ष को कहते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष, यानी डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। जैसे बच्चों आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हो तो आपको नहीं पता कि आप किससे डायरेक्ट संघर्ष कर रहे हो। मान लो 100 सीटें हैं और 1000 बच्चों ने परीक्षा दिया, तो
कौन 100 बच्चे किन 900 बच्चों को हराएंगे ये आपको नहीं पता है, यानी ये इनडायरेक्ट एक तरह का संघर्ष है। तो इस प्रकार से समाज में सहयोग भी है और संघर्ष भी है, लेकिन सहयोग ज़्यादा होता है समाज में, संघर्ष कम पाया जाता है। अगली विशेषता है समाज में समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती है। जिस प्रकार से सहयोग और संघर्ष पाया जाता है उसी तरह समाज में समानता भी है और विभिन्नता भी है। समानता कैसे है? जैसे देखिए बच्चों, हर मनुष्य का शारीरिक बनावट एक जैसी होती है, यानी उसकी जो संरचना है एक जैसी है। सभी व्यक्तियों की अगर शारीरिक संरचना एक जैसी है तो सबकी मूलभूत आवश्यकताएं भी एक जैसी हैं, यानी सबको भोजन चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, ये सब समान आवश्यकताएं हैं। तो इस तरह जो व्यक्तियों के संबंध स्थापित होते हैं उनको कहते हैं समाज में समानता है। और विभिन्नता कैसे है? देखिए, व्यक्तियों की सारी दो आँख, एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पैर, श्वसन तंत्र, आहार नाल, इस तरह सब में है, तो ये है समानता। लेकिन विभिन्नता कैसे? जैसे लैंगिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता। अब उसमें भी देखिए स्त्री पुरुष पाए जाते हैं। अगर स्त्री पुरुष न होते समाज में तो हमारे सृष्टि की संरचना या सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि हमारे समाज के लिए समानता और विभिन्नता दोनों आवश्यक है। उसी तरह से हमारे इसी आधार पर शरीर की बनावट भी है अलग अलग, स्त्रियों की अलग है, पुरुषों की अलग है, और विभिन्न व्यक्तियों का समाज में मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज में समानता और विभिन्नता दोनों पाया जाता है। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समाज की वो है अन्योन्याश्रितता। इसका क्या अर्थ है? एक दूसरे पर आश्रित रहना, यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं स्वयं पूरा नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे जैसे आप ये सोचिए कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आपको भोजन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, बुक्स की आवश्यकता है, बैग की आवश्यकता है, पेन की आवश्यकता है। क्या ये सारी चीज़ें आप स्वयं बना सकते हैं? नहीं, आप दूसरे पर आश्रित हैं। एक कृषक पर आश्रित हैं जो अन्न पैदा करता है, एक उद्योग पर आश्रित हैं जो कपड़े बनाता है, आप शिक्षा के लिए एक शिक्षक पर आश्रित हैं, यानी और ये सारे लोगों पर आश्रित होके जो संबंध बनते हैं उनको कहते हैं समाज। तो इस तरह से समाज हमारा एक दूसरे पर आश्रित होता है। अगली विशेषता है समाज की, समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है कि समाज केवल मनुष्यों में नहीं पाया जाता, बल्कि पशु पक्षियों, चींटियों, पतंगों सब में पाया जाता है। आपने देखा होगा वो लोग आपस में भी अपनी भाषा में बात करते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। लास्ट विशेषता है समाज की निरंतर परिवर्तनशील, यानी हमारा समाज सदैव बदलता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है। कैसे स्थिर नहीं होता? जैसे आपके सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं ना। आप जब बचपन में बच्चे थे तो केवल परिवार से संबंध थे, तो आपका समाज केवल परिवार से था, फिर पड़ोसियों से भी हुआ, फिर मित्रों से हुआ, फिर विद्यालय से हुआ, फिर और बड़े हुए जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के ऑफिस से हुआ, दुकानदारों से हुआ। इस तरह से समाज सदैव परिवर्तनशील होता है।
तो बच्चों, आप लोगों को समाज शास्त्र की विषय वस्तु समाज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।